सुखबीर कुमार वत्स, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड में प्रवक्ता। मैं आज आपको कक्षा 9 का व्यापार प्रणाली के अंतर्गत प्रतिलिपिकरण पाठ समझाऊंगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो प्रतिलिपिकरण कॉपी होती है, किसी चीज़ की नकल होती है। और कैसी नकल कि जब हम कोई पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेजते हैं तो भविष्य के संदर्भ के लिए हम उसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रखते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हमने क्या भेजा है, किसी व्यापारी को क्या लिखकर भेजा है। और उसके फिर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो किसी भी बाहर भेजे गए पत्रों की अपने पास नकल रखना, अपने पास नकल करके अपने पास नकल रखना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और ये प्रतिलिपिकरण, ये नकल विभिन्न विधियों के द्वारा की जाती है, वो अपनी व्यापार की आवश्यकता के अनुसार होती है। तो अगर हम साधारण शब्दों में, सीधे शब्दों में इसे समझें तो प्रतिलिपिकरण ये होता है कि जो पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर जाते हैं उन पत्रों की नकल रखना, उन पत्रों की कॉपी करना, ये जो है प्रतिलिपिकरण कहलाता है। अब प्रतिलिपिकरण जो हम करते हैं, प्रतिलिपि जो हम करते हैं, कॉपी जो हम करते हैं पत्र की, जो हम कॉपी एक अपने पास रखते हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। किन उद्देश्यों के लिए हम वो प्रतिलिपि करते हैं या उसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो इनको समझने के लिए हम इन पॉइंट्स में, हम इन बिंदुओं से समझेंगे कि किन किन उद्देश्यों के लिए वो प्रतिलिपि की जाती है, क्योंकि हर काम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इसमें भी उनका उद्देश्य अब हम समझेंगे कि किस उद्देश्य के लिए हम वो प्रतिलिपि करते हैं या क्या फ़ायदे हैं उनके। तो एक तो पहला फ़ायदा है आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए। अगर हमें कभी भी कोई भी ज़रूरी सूचना प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमने जो पत्र भेजा था ना बाहर, और हमने उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी करके अपने पास रख रखी है, तो उससे अगर हमें कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम उन पत्रों से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उससे जो भी ज़रूरी सूचना है, हम अपने पत्रों की फ़ाइल देखेंगे, बाहर भेजे गए पत्रों की, और पत्रों की फ़ाइल से हमें ज़रूरी सूचना, जिस सूचना को हम चाहते हैं, मान लीजिए ज़रूरी सूचना में ये हो गया, कोई ग्राहक था, हमारे से पहले माल ले जाता था लेकिन अब नहीं ले जाता, या हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं, हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं, तो हम जो पत्रों की, जो लोग व्यापारियों से हमारा पत्र व्यवहार हुआ है, तो हम उन पत्रों को, जो बाहर भेजे गए पत्र हैं, उनको हम पलट के देखेंगे। और उन पत्रों को जब हम देखेंगे तो देखकर हमें पता चलेगा किस किस व्यापारी, कौन कौन व्यापारी हमारे से माल खरीदता था, अब हमारे से माल नहीं ले जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी आवश्यक सूचनाएं मिल जाती हैं। कोई ग्राहक किस वजह से हमारे से माल लेना बंद किया है, किस ग्राहक ने हमारे से किस वजह से माल लेना बंद किया है, या पहले माल लेता था अब नहीं लेता, तो हम उससे पत्र व्यवहार करके हम जानकारी कर लेंगे। तो इसलिए इन पत्रों की जो है नकल करके रखी जाती है, और इससे आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती है अगर हमने नकल करके रखी है। एक विवादों का निपटारा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर कोई विवाद हो जाए किसी व्यापारी से, और उस व्यापार में जो व्यापारियों का विवाद हो जाता है, तो वो विवाद, व्यापारी यही चाहता है कि विवाद ना बने किसी चीज़ को, और वो व्यापारी यही चाहता है कि सुलझा दिया जाए। और अगर हमारे पे प्रतिलिपि है, अगर पत्र की प्रतिलिपि है और किसी बात पर विवाद हुआ है और हमने उसको प्रतिलिपि के माध्यम से उसको पहले बताया था, और वो उसी बात पर विवाद हो रहा है, तो हम उस विवाद को हल कर लेंगे। जैसे छूट देने की बात है, मान लीजिए कि हमने किसी व्यापारी को 5% छूट लिख कर भेजी है कि हम तुम्हें 5% छूट देंगे, लेकिन वो व्यापारी कह रहा है कि नहीं, मेरी 8% की बात हुई थी। तो अगर वो लिखित में है, अगर हमारे पे पत्र की प्रतिलिपि है, तो हम प्रतिलिपि दिखा देंगे और वो विवाद हल हो जाएगा। क्योंकि व्यापार में विवाद का होना
अच्छे संकेत नहीं है। कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि विवाद हो। व्यापारी यही चाहता है, व्यापारी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और ग्राहक की सेवा करना होता है, यानी कि सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है। तो सेवा तभी होगी जब ग्राहक संतुष्ट होगा, और संतुष्ट कब होगा? जब हम उससे विवाद नहीं करेंगे, और अगर कोई विवाद है भी तो उस विवाद को हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे? कि जब हमारे पे प्रतिलिपि होगी, जब हमारे पे लिखित होगा, हम उनको दिखा देंगे कि भाई साहब ये जो है हमने ये लिख के भेजा था, हमने ये छूट 5% लिख कर भेजी थी, तो वो मान जाएगा। और हमारे पे अगर प्रतिलिपि नहीं है और हम 5% बता रहे हैं, वो 8% बता रहा है, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे, और विवाद जो है बना रहेगा। और अगर वो किसी तरह से हम उसको ज़बानी सेटिस्फाई कर भी देंगे तो वो पूरी तरह से हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पे लिखित प्रमाण है, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा वो व्यापारी। तीसरी बात, न्यायालय में साक्षी के रूप में। न्यायालय में साक्षी के रूप में ये मतलब हो गया कि अगर हमारा कोई विवाद हो जाता है किसी व्यापारी से, और विवाद के बाद पूरी कोशिश करने के बाद भी वो व्यापारी से हमारा विवाद हल नहीं होता है, तो फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन व्यापारी यही चाहता है कि न्यायालय ना जाना पड़े। वो हर तरह से यही कोशिश करता है कि विवाद निबट जाए, और पूरी कोशिश, अगर पैसे किसी व्यापारी पे पैसे चाहिए तो व्यापारी यही कोशिश करता है कि वो बातचीत से ही मामला सुलझ जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं सुलझता तो हमें न्यायालय जाना पड़ता है, और न्यायालय में साक्ष्य की ज़रूरत होती है, न्यायालय में प्रमाण की ज़रूरत होती है, लिखित प्रमाण की ज़रूरत होती है। और अगर हमने प्रतिलिपि की हुई है पत्र की, तो हम उसको न्यायालय में साक्षी के रूप में, न्यायालय में प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं। फिर है माल का मिलान संभव। अगर हम जो है प्रतिलिपि करते हैं, अगर हमने पत्र की प्रतिलिपि की हुई है और हमने माल का आदेश दिया, हमने लिखित में आदेश दिया और वो माल आया, तो हम उस माल का मिलान अपनी प्रतिलिपि से कर सकते हैं। लेकिन हमने उसकी प्रतिलिपि नहीं रखी तो हमें यही नहीं पता चलेगा माल ज़्यादा आया कम आया। तो इस तरह से माल का मिलान संभव हो जाता है। फिर है भावी संदर्भ के लिए। अगर कोई हमें भावी संदर्भ देखना है, किसी व्यापारी ने हमें आदेश दिया और उसने लिख दिया कि पिछली डेट लिख दी कि भाई उस डेट का पत्र संख्या इतने के अनुसार, उसने पत्र का नंबर लिखा कि इतने के अनुसार हमें माल भेज दें, और हमने पत्र की प्रतिलिपि नहीं रखी, हमने पत्र की प्रतिलिपि नहीं की हुई है, तो हम जो है भावी संदर्भ या किसी भी चीज़ का हमें भावी संदर्भ अगर देखना है और हमारे पास प्रतिलिपि है, तो हम उन प्रतिलिपियों से भविष्य का संदर्भ देख सकते हैं। इसी तरह से पुनः आदेश की प्राप्ति के लिए, अगर दोबारा हमें कोई आदेश देना है, दोबारा आदेश को रिपीट किया किसी व्यापारी ने, और उस आदेश को रिपीट करने पर उसने सिर्फ पत्र का नंबर लिख दिया और हमारे पास प्रतिलिपि है, तो हम उससे पुनः आदेश प्राप्त कर सकते हैं और पुनः आदेश, उस आदेश के अनुसार हम माल भेज सकते हैं। 7वां पॉइंट है लिखित प्रमाण। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर हमारे पे कोई चीज़ लिखित में है तो वो प्रमाण का वो पक्का सबूत है, पक्का प्रमाण है। और ज़बानी जो है वो ज़बानी बात हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर कोई भूल जाए तो फिर उसमें विवाद का कारण बनता है। इसलिए जो प्रतिलिपि हम रखते हैं, सुरक्षित रखी हमने प्रतिलिपि, तो वो हमारे पास एक लिखित प्रमाण है और हम उसको कभी भी दिखाकर हम अपने विवाद निपटा सकते हैं, हम अपने व्यापार को सही ढंग से चला सकते हैं। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल से आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि फिर भी लिखित में उसके बाद करते हैं। तो इसलिए लिखित प्रमाण के रूप में जो प्रतिलिपि है वो लिखित प्रमाण के रूप में रहती है, और लिखित प्रमाण के रूप में रहने के कारण अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी विवाद हो, या कोई हमें आदेश को दोहराना है, तो इस तरह की कोई भी बात हो, या किसी विवाद में जैसे छूट आदि का विवाद हो गया, तो हम वो लिखित में, हमारे पास प्रमाण है तो हम लिखित में प्रमाण दिखा देंगे। एक साक्षी के रूप में कार्य है। कहीं भी हमें अगर साक्ष्य के रूप में
दिखाना है किसी भी व्यक्ति को। मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है और वो विवाद निपट नहीं रहा है, वो नहीं निपट रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास एक साक्ष्य है। हम 4 व्यापारियों को बुलाकर, हम और किसी कोई जानने वाले हैं उनको बुलाकर हम साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं और उस व्यापारी से हम उस विवाद को हल कर सकते हैं। ग्राहकों को स्मरण कराना, अगर कोई ग्राहक हमारे से माल ले रहा है और अब नहीं ले रहा है, वो अब लेना बंद कर दिया है, तो हम ग्राहकों को स्मरण करा सकते हैं दोबारा कि आप हमारे यहाँ से माल लेते थे और अब आपने जो है हमारे से माल लेना बंद कर दिया। हम उसको पत्र लिखेंगे कि भाई आपने माल लेना बंद कर दिया है और कृपया हमें यह बताने का कष्ट करें कि भाई किन कारणों से आपने माल लेना बंद कर दिया। तो हम ग्राहकों को स्मरण करा सकते हैं और जब हम उसको स्मरण कराएंगे बार बार तो वो ग्राहक हमारे से जो है फिर हमारा ग्राहक बन जाएगा और इस तरह से हमारा व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। एक है शर्तों का पालन करना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो व्यापारिक शर्तें हैं, वो व्यापारिक शर्तें अगर हमने जबानी हमारी बात हुई है और मान लीजिए 10 शर्तें हैं या 5 शर्तें हैं या 4 शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं और कोई शर्त कोई सा भी व्यापारी भूल जाए, क्रेता और विक्रेता व्यापारी कोई सा भी व्यापारी भूल जाए, तो उन शर्तों का पालन हम प्रतिलिपि से करा सकते हैं। अगर हमारे पे प्रतिलिपि है, कॉपी है, उस कॉपी को हम रखेंगे सामने और हम उसका पालन करा देंगे। लेकिन अगर हमारे पे उसकी प्रतिलिपि नहीं है और कोई सा भी व्यापारी अगर भूल गया, तो वो शर्तों का पालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। किसी भी एक क्रेता या विक्रेता व्यापारी को किसी भी एक को समझौता करना पड़ेगा और वो जो है वो व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता है। अगला है नया पत्र भेजना। अगर हमें नया पत्र भेजना है और पत्र की प्रतिलिपि हमारे पास है, तो उस नए पत्र को हम ढंग से भेज सकते हैं, सही ढंग से भेज सकते हैं। क्योंकि अगर कोई पुराने पत्र का अगर हवाला देना है या पहले जो बातचीत हुई है उस बातचीत को हम कंटिन्यू करते हुए, उस बातचीत को जो पहले हमने लिख कर भेजा था उस बात का रेफरेंस देते हुए अगर हम नया पत्र लिखेंगे उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। या हमें नया पत्र भेजना है और पिछली कोई बात है, उस बात को जो है हमें ध्यान में रखना है, तो हम तभी ध्यान में रखेंगे जब हमारे पास प्रतिलिपि होगी। तो इसलिए अगर नया पत्र भेजना है तो नए पत्र को भेजने में जो प्रतिलिपि है ये बहुत सहायता करती है हमारी। इस तरह से ये इसके लाभ हैं, ये फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों को आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुस्तक में लिखे हैं वही आप लिखें, आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई हमने अगर अपने पास कॉपी रखी हुई है किसी पत्र की, वही पत्र की प्रतिलिपि बनाकर पत्र की प्रतिलिपि हमारे पास की हुई रखी है, तो उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो बहुत सारे पॉइंट जनरल हैं, सामान्य बिंदु हैं ये, और इन सामान्य बिंदुओं को आप लिख सकते हैं। वो कितने भी हों, इन सामान्य बिंदुओं को आप लिख सकते हैं। इसके बाद है एक आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण। क्या गुण हैं एक अच्छी प्रतिलिपिकरण के, आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण क्या क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले सरलता। प्रतिलिपिकरण सरल है, और सरल किस तरह से है कि जिस तरह का हमारा बिजनेस है उस तरह की विधि अपना लें हम। और कई विधियां हैं। अगर छोटा बिजनेस है, हाथ से प्रतिलिपि लेना, हाथ से हमने एक कागज़ लिया, उस हाथ से उस पर प्रतिलिपि कर ली। अगर 2 प्रति की ज़रूरत है, नीचे कार्बन रखा, 2 प्रति बन गई। 3 प्रति की ज़रूरत है, दो कार्बन और नीचे 2 कागज़ रखे, तो 2 प्रतियाँ निकल गई, एक मूल प्रति और दो प्रतियाँ अन्य प्रतियाँ निकल गई। तो ये सरल है, प्रतिलिपिकरण सरल है। बिजनेस बड़ा है और विधि को अपना लेंगे, और बहुत सारी विधियाँ, लोहे की प्रेस है, दाब यंत्र है, रोटरी मशीन है, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन है। तो ये जिस तरह का व्यापार है उस तरह के व्यापार के लिए हम वही विधि अपनाकर हम जो है उसी तरह से सरल बनती चली जाती है। दूसरी बात है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब
लोग बाग कम खर्चीले से समझते हैं कि जो आदमी कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, लेकिन मितव्ययी का अर्थ ये नहीं है। जो व्यक्ति कम खर्च करता है या खर्च ही नहीं करता उसको कहते हैं कंजूस। मितव्ययी ये होता है कि जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना मितव्ययी कहलाता है। तो यही गुण प्रतिलिपि में भी लागू होता है कि हमें प्रतिलिपि में जितने व्यय की जरूरत है उतना ही व्यय करके, जिस तरह का हमारा बिजनेस है हम उस तरह का ही व्यय करते हैं। छोटा बिजनेस है हाथ से प्रतिलिपि ले लेंगे, उससे बड़ा बिजनेस है थोड़ा सा टाइप मशीन से, हमने कार्बन पेपर लगाए, टाइप मशीन खरीदी, टाइप से किया और हमने पत्र भेज दिया। इलेक्ट्रोस्टेट मशीन है, भाई बड़ा बिजनेस है, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन रखी, उसमें इलेक्ट्रोस्टेट मशीन से कॉपी निकाल ली। लोहे की प्रेस है या दाब यंत्र है या रोटरी मशीन से, इस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से हम प्रतिलिपि निकाल लेते हैं और वो जो है व्यापार के लिए जितनी भी आवश्यकता है उसमें व्यय की उतनी ही हम उस पर खर्च करते हैं। तो ये मितव्ययी प्रणाली है, व्यापार की आवश्यकता के अनुकूल ही हम प्रतिलिपिकरण की प्रणाली को अपना लेते हैं। तीसरा पॉइंट है एकरूपता। प्रतिलिपिकरण का एक अच्छी प्रतिलिपिकरण तभी कहलाएगा जब उसमें एकरूपता हो। जो हम पत्र भेज रहे हैं उसी तरह का पत्र हमारे पास हो, उसको कार्बन लगा के टाइप मशीन से कैसे भी जो है एकरूपता बनी रहनी चाहिए। अगर एकरूपता नहीं है, वो दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वो दूसरी तरह से लिखा हुआ है और हमने अपनी तरफ से शॉर्ट में लिख के रख लिया, तो उसकी प्रतिलिपि नहीं कहलाएगी। एकरूपता होनी चाहिए, प्रतिलिपि में एकरूपता होनी चाहिए। और अगर एकरूपता होगी वो तभी कहीं हम न्यायालय में भी मान्य होगी, हर जगह तभी मान्य होगी अगर उसमें एकरूपता होगी। और अगर एकरूपता नहीं है तो वो फिर एक हमारे नोट्स तो तैयार हो गए वे, लेकिन हम जो है उसको कहीं दिखा नहीं सकते, वो प्रमाणिक हमारा प्रपत्र नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट टिकाऊपन। प्रतिलिपि ऐसी होनी चाहिए कि वो टिकाऊ हो, यानी कि उसका कागज़ ठीक ठाक हो। मान लीजिए इतना हल्का कागज़ है, हमने प्रतिलिपि करके रख रखी है, लेकिन वो उसमें रखे रखे वो कागज़ पीला पड़ गया। पीला पड़ने के बाद वो जो है हमें ज़रूरत पड़ी 2 साल बाद 4 साल बाद, वो कागज़ ही इस तरह का हो गया कि बिल्कुल कागज़ ही बेकार हो गया। या स्याही है, स्याही ऐसी है कि वो उसी समय इतनी फिक्की थी कि वो तभी दिखाई नहीं दे रही थी। 2-1 साल हमने रखा, वो बिल्कुल ही प्लेन सी होगी, तो वो क्या प्रतिलिपि रही, वो हमारे काम ही नहीं आई, है ना। तो ये टिकाऊपन होना चाहिए, उसमें टिकाऊ हो, वो इस तरह की स्याही हो, इस तरह का कागज़ हो और इस तरह की टाइपिंग हो कि वो अच्छी तरह से जो है समझ में आए और वो टिकाऊ हो। 5वां पॉइंट है स्वच्छता एवं स्पष्टता। एक प्रतिलिपि बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ। ये नहीं कि बहुत जो प्रतिलिपि है वो आई वो बहुत भद्दी सी लग रही है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। ऊपर नीचे कार्बन लगाया हमने, कार्बन सर्क रहा है ऊपर नीचे, कार्बन इस तरह का है कि वो घिसा हुआ है, अब उस पर कहीं को कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कहीं को नहीं आ रहा, कहीं से उड़ गया, तो वो प्रतिलिपि हमारे काम की नहीं है और वो प्रतिलिपि हमारे काम नहीं आएगी। तो स्वच्छता और स्पष्टता होनी चाहिए। एक समय और श्रम की बचत, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए बिजनेस में समय की और श्रम की बहुत वैल्यू होती है। मान लीजिए हमारा छोटा सा व्यवसाय है और हमने प्रतिलिपि के लिए इलेक्ट्रोस्टेट मशीन रख ली, पान की दुकान है, रख ली हमने इलेक्ट्रोस्टेट मशीन, अब हम उसी में ही लगे रहते हैं, हम उसी में ही लगे रहे और हमारा जो है और कार्य छूट जाएंगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समय और श्रम की बचत तब होगी जब हम प्रतिलिपिकरण की उपयुक्त प्रणाली को अपनाएंगे। और उपयुक्त प्रणाली कैसे अपनाई जाएगी कि जिस तरह की बिजनेस को आवश्यकता है उस तरह की प्रतिलिपिकरण की प्रणाली को हम अपनाएं और उसमें प्रतिलिपिकरण के गुणों का समावेश हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। ये नहीं कि अगर हमने मान लो हाथ से लिख रहे हैं तो उसमें एक रूपता नहीं है या उसमें टिकाऊपन नहीं है या उसमें स्वच्छता नहीं, हम सोच रहे हाथ से तो लिख रहे, अपना ठाके एक गंदा संदा हमने लिखा, जैसा भी लिखा गया और रख लिया अपने पास,
तो वो उसमें अगर कोई शब्द हमने ऐसा लिख दिया कि वो जो है वो शब्द चमक में ही नहीं आ रहा, हमारी राइटिंग ऐसी है मान लीजिए, या एक दूसरे के ऊपर अक्षर चढ़ गए, कार्बन कॉपी में हमने मान लीजिए ऊपर तो हमने सही लिखा लेकिन वो कार्बन सरक रहा है, कार्बन मुड़ रहा है, हमने कार्बन सही से नहीं लगाया, तो बीच में वो लाइन आ जाएगी और वो अक्षर हमारे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ऐसी प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसमें समय और श्रम की बचत हो। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा समय और श्रम ना लगे, ज़्यादा मेहनत लगेगी तो दिक्कत होगी। गोपनीयता, एक प्रतिलिपिकरण की प्रणाली ऐसी हो कि वो गोपनीय हो, यानी कि सब बात हम प्रतिलिपि कर रहे हैं और वो प्रणाली इस तरह की हो कि वो सभी को पता चल जाए, वो गोपनीय ना रहे, गुप्त ना रहे, जिन लोगों के काम किए उन लोगों तक सीमित रहे बस, बाकी सभी को उसका पता ना चले। इस तरह की प्रणाली हमें अपनानी चाहिए। ऐसी प्रणाली ना हो जो गोपनीय ना रहे। एक है जालसाजी से मुक्ति। प्रतिलिपिकरण की ऐसी प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए या प्रतिलिपि हमें ऐसी करनी चाहिए जिसमें जालसाजी ना हो। यह गुण होना चाहिए कि जालसाजी से मुक्त रहे, वो जालसाजी हम ना कर सकें, ऐसी प्रतिलिपि हम बनाएं। मान लीजिए कोई रकम है और वो रकम हमने लिखी, मान लीजिए 12,000 रुपये लिखे और उसके बाद बहुत सारी जगह छोड़ दी और फिर हमने जगह छोड़ के फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। मान लीजिए 1 जीरो बढ़ा दी किसी ने, या कुछ और लिखा गया, कुछ इंक गिर गई, कुछ और इस तरह का कोई वो हुआ और वो उसमें ये लगा कि 12,000 की जगह 1,20,000 बन जाएंगे 1 जीरो बढ़ने के बाद। अगर 12,000 लिखे हमने जगह छोड़ दी तो उसमें कोई कुछ और लिख सकता है, कुछ और ना भी लिखे तो वैसे भी वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमें ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि कोई जालसाजी कर सके। उसमें कोई जालसाजी कर दी कहीं और वो हमने ही गुंजाइश छोड़ी है उसमें, कहीं कुछ लिखा है, लिखते लिखते बीच में जगह छोड़ दी, कोई एक शब्द लिखते ही कोई उसका अर्थ बदल जाता है और अर्थ बदल के हम भी उसको देखते रहेंगे कि नहीं ये शायद हमने ही लिखा हो। तो इसलिए ऐसी आदर्श प्रतिलिपिकरण का ये गुण है कि उसको प्रतिलिपि करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उसमें जालसाजी ना कर सके। एक है लोच। लोच होती है लचक, और लचक कैसी होती है कि अगर हमारे जूतों में कोई स्प्रिंग लगा हुआ है और हम बैठे हुए हैं और अगर हम उस पर ऊपर को जंप करते हैं तो वो लचक लेता है, वो लचक लेके आदमी ऊपर पहुंच जाता है और वो फिर अगर उस पर दबाव डाले फिर नीचे आ जाएगा, फिर उस पर उछल के जंप करे फिर ऊपर पहुंच जाएगा। लचक यानी कि ज़रूरत के अनुसार, वो जैसा ज़रूरत के अनुसार अगर वो ऊपर उठना चाहता है तो ऊपर उठ जाएगा, नीचे आना चाहता है नीचे आ जाएगा। तो ये लोच कहलाती है। और लोच होता है कि ज़रूरत के अनुसार घटाना या बढ़ाना। तो प्रतिलिपिकरण की ऐसी विधि हो कि ज़रूरत के अनुसार उसको घटाया या बढ़ाया जा सके। अगर हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा खर्च वाली और ज़्यादा सुविधा वाली प्रणाली को अपना लें। बिजनेस कम हो रहा है तो हम उसको कम कर लें, ऐसी प्रतिलिपिकरण को अपनाना चाहिए। मान लीजिए अब हमारा बिजनेस कम है तो हमें टाइप मशीन या हाथ से प्रतिलिपि लेने का काम कर लेना चाहिए। बिजनेस बढ़ रहा है उसके बाद हम, और ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन ले लो, लोहे की प्रेस से हम प्रतिलिपि कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरत के अनुसार लोच ये है कि प्रतिलिपिकरण की ऐसी विधि को अपनाएं जो ज़रूरत के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सके। तो ये लोच है। इसके बाद इस पर आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके, बहुत सारे गुण हैं। तो इसमें अन्य गुण और इसके अलावा क्या गुण है कि एक तो ये है कि प्रतिलिपिकरण के समय कोई भी क्षति या हानि नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसी प्रतिलिपिकरण की ऐसी विधि अपना ली कि उससे हमें नुकसान हो रहा है, कोई क्षति हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि बिजनेस छोटा है, हमने क्या किया कि उसमें मान लो वो है एक वो साइक्लोस्टाइलिंग में हम उस पर जो मशीन है उसमें हम साइक्लोस्टाइल पेपर पर लिखते हैं और वो साइक्लोस्टाइलिंग से जो है प्रतिलिपि को निकालते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें एक आदमी कम से कम और साथ में चाहिए, या कोई और ऐसी प्रणाली अपना ली हमने जिसमें हमें 2 या 3 आदमियों की ज़रूरत है। तो उसमें क्या होगा कि हमें समय की क्षति होगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और काम वही, यानी काम वही प्रतिलिपि का करेगी।
तो प्रतिलिपि की ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि उसमें समय या श्रम की क्षति ना हो। सेकंड पॉइंट है कि प्रतिलिपि जो है जालसाजी से मुक्त होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के संशोधन की या परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया, जालसाजी से मुक्ति है, उसी में ही आ गया कि मतलब वो जालसाजी से मुक्त होनी चाहिए और कोई भी उसमें जालसाजी ना कर सके। इस तरह हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रकम ही है, अब वो अगर हमने अंकों में लिखी है तो शब्दों में लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो कोर्ट के पेपर्स होते हैं उनमें तो आधा भी लिखा जाता है कि इसका आधा इतना, अगर 12,000 है तो 12,000 अंकों में भी, शब्दों में भी। और अगर वो कोर्ट का प्रपत्र है तो वो क्या लिखते हैं कि जिसके आधे 6,000 होते हैं। अब वो अगर कहीं भी जालसाजी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। चेक जो है, चेक पर जो व्यापारी हैं, जो अंकों में लिखी हुई रकम है उस पर वो टेप लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप लगा देते हैं। कारण क्या है कि वो उसमें कटिंग ना कर सके। तो इसी तरह से प्रतिलिपिकरण की प्रणाली ऐसी हो जो जालसाजी से मुक्त हो और कोई संशोधन जल्दी से ना कर सके। तीसरी बात है कि जो पत्र की प्रतिलिपि है वो मूल पत्र की तरह हो, जैसा मूल पत्र है वैसी ही प्रति हो। अगर मूल पत्र किसी और तरह का लिखा, प्रतिलिपि हमने और तरह की करके रख ली अपने पास, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए वो मूल पत्र की तरह से ही हो, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, तभी वो प्रमाणिक मानी जाएगी। फिर है कि अगर हमारी प्रतिलिपि जो है अगर हस्तलिखित है तो वो मूल पत्र भी हस्तलिखित ही होना चाहिए। यानी कि अगर मूल पत्र हस्तलिखित है तो प्रतिलिपि भी हस्तलिखित होनी चाहिए, और अगर मूल पत्र टाइप किया हुआ है तो प्रतिलिपि भी टाइप की हुई होनी चाहिए। इस तरह से ये इसके गुण हैं, आदर्श प्रतिलिपिकरण के ये गुण हैं, और इन गुणों के माध्यम से हम एक अच्छी प्रतिलिपि को अपना सकते हैं। अब इसके बाद है प्रतिलिपिकरण की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हम हाथ से प्रतिलिपि लेते हैं। हाथ से प्रतिलिपि लेना यही है कि हमने एक कागज़ है और उस कागज़ पे हाथ से, जैसा मूल पत्र है वैसी ही हाथ से प्रतिलिपि ले ली। अगर 2 प्रति की ज़रूरत है तो 1 प्रति उसके नीचे और लगा ली। 3 प्रति की ज़रूरत है 2 कार्बन लगा लिए, तो हाथ से प्रतिलिपि लेना। एक है लोहे की प्रेस या दाब यंत्र। ये दाब यंत्र या लोहे की प्रेस एक यंत्र होता है, इस यंत्र के माध्यम से प्रतिलिपि ली जाती है। इसमें प्रतिलिपियों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद है कार्बन द्वारा प्रतिलिपि। इसमें ऊपर ओरिजिनल कागज़ होता है और नीचे उसके कार्बन लगाया, ये कार्बन से प्रतिलिपि ली जा सकती है। एक रोटरी मशीन, ये रोटरी मशीन आती है, इसमें इसको चक्राकार यंत्र भी कहते हैं। इसमें जो है हम ये अधिकतर सरकारी कार्यालय में होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रति हम एक समय में निकाल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टेट मशीन। इलेक्ट्रोस्टेट मशीन आपने देखी होगी, ये मशीन भी देखी होगी और प्रतिलिपि भी कराई होगी। इसमें क्या होता है कि हमने मूल पत्र रखा मशीन में, और मूल पत्र रखने के बाद वो उसकी प्रतिलिपियाँ मशीन से निकलती हुई चली आती हैं। कुछ इलेक्ट्रोस्टेट मशीन में नंबरिंग का सिस्टम भी होता है कि उसमें नंबरिंग भी चलती रहती है कि कितनी प्रतिलिपियाँ होगी, जिसमें ज़्यादा बड़ा अगर काम हो, ज़्यादा प्रतियाँ अगर हमें बहुत ज़्यादा निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसको मशीन में सेट किया और उसमें नंबर सेट किए और मशीन चलती रही। हम अपने किसी और काम में जो और काम है वो कर लिया। वो जब नंबर आएगा, जो हमने नंबर उसमें फीड किया है पर्टिकुलर, उस नंबर के बाद वो मशीन रुक जाएगी और वो प्रतिलिपियाँ हमारी हो जाएंगी। आशा है कि आपके ये समझ में आए होंगे ये सभी पॉइंट्स, और इसकी आप एक बार रीडिंग कर लें। धन्यवाद।